तृप्ता आर्य, इंडिया जेटी में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। उन जगहों में शुमार है जो अपनी बेहद खूबसूरत वादियों और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड अपनी खूबसूरत वादियों, मनमोहक दृश्यों की वजह से पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। और इसी देवभूमि के बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय सचिव श्री तीरथ सिंह रावत जी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जेटी में। धन्यवाद सर, सबसे पहले तीरथ जी की राजनीति कहाँ से शुरू हुई, कैसे दिमाग में आया और क्या पीछे रीजन था कि राजनीति में आने का सोचा? मैं विद्यार्थी जीवन से ही एक सामाजिक और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ऐसे एक मन में विषय था और मैं शुरू से ही ग्रेजुएशन और इंटर जब मैंने किया तभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ने के नाते मैं एक स्वयंसेवक के नाते तो उसमें लगातार आना जाना ये सब चीज़ें रही हैं। तो सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ती गई और नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, ये सारे भावना। तो मैं 83 के दशक में इंटर करने के बाद सीधा सीधा संघ से जुड़ा। एक स्वयंसेवक की भूमिका के साथ साथ एक विद्यार्थी विस्तारक, प्रचारक के रूप में भी मैं निकला और ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे प्रचारक के रूप में भी 5-7 वर्ष। उसके बाद उस व्यवस्था से मुझे सीधे सीधे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जाने का मौका मिला। बात हुई तो स्टूडेंट विंग से जुड़ा। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा और साथ में विद्यार्थी परिषद जो विंग अखिल भारतीय है उसका मैं संगठन मंत्री, एक स्टेट का, उत्तराखंड का और पश्चिम प्रांत का प्रमुख के नाते इस तरह काम मिला। साथ में राष्ट्रीय सचिव का भी विद्यार्थी परिषद में मुझे काम मिला। तो उस नाते 12 वर्षों की मेरी यात्रा पूरी तरह संगठन, सामाजिक और छात्रों के बीच में अन्य अन्य प्रांतों में जाना उत्तराखंड में। तो उस समय भाजपा गांव में नहीं होती थी, पहाड़ में तो बहुत कम होती थी। कहते शहरों की पार्टी है, लेकिन संघ के नाते उसमें रहने के कारण अटल जी एक बार 85 में हारने के बाद उत्तराखंड में आए। जब इंदिरा की दौर था, लहर हुई, तो श्रीनगर में मेरा केंद्र था। तो अटल जी को रहना रुकना था, तो उनकी आवाभगात सारा हमको देखना पड़ा। इवन कि सारे प्रचार से प्रचार काम लेकर के। तो तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि भाजपा भी कोई हमारा संगठन का एक परिवार का अंग है। मैं राजनीति दी से भाजपा में नहीं, केवल संघ से था कई वर्षों। तब मालूम हुआ कि हमको भाजपा का भी थोड़ा ये राजनीतिक क्षेत्र में अपने को सहयोग करना, काम देखना। तो सीधा जब हुआ तो अटल जी की एक सादगी और ये सारा जब देखा तो कल्याण सिंह जी थे, कल्ला जी थे अध्यक्ष, कोटद्वार तक जाने का मौका उनसे साथ मिला। एक सामान्य श्रीनगर में भी अटल जी को बीच बिल्कुल पालती मारकर खाना परोसते हुए हमको मौका मिला, अवसर मिला। किराए के मकान में उनका एक जलपान भी हुआ, वो भी सादगी देखी। कोटद्वार में जब आए तो 3 टायर रेलवे से दिल्ली की मसूरी एक्सप्रेस लगता था, उसमें उनको बिठाया। वो चाहते तो नजीबाबाद से एसी में बैठ कर के आ सकते थे। वो शादी की जब देखे अटल जी सारा चीज़ें, तो उससे एक प्रेरणा मिली, प्रेरित कि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोग। तो वहीं से फिर शुरुआत हुई, जो भी हुआ। लेकिन तब तक मैं प्रचारक के रूप में था। एकाएक 86 के दौर में जब वापस लौटा तो फिर सीधा सीधा उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा में मुझे उपाध्यक्ष बनाया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना। और फिर कभी सोचता भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा या मुझे तो अपने को सीधा उसके बाद 97 में MLC का टिकट मिल गया उत्तर प्रदेश में।
और 97 में टिकट मिल गया तो ऐसा चुनाव था कि पूछिए मत, तो कल्पना भी नहीं कर सकते। बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं, कुछ भी नहीं था, सामान्य स्वयंसेवक एक कार्यकर्ता वर्कर इस तरह का था। एक भी पैसा कह नहीं सकते, जब कुछ किया ही नहीं तो कहाँ से, केवल संगठन का ही काम करते रहे समाज में। लेकिन वो भी हमने चुनाव लड़ा और उसमें हम जीत कर उत्तर प्रदेश में MLC के रूप में बने। तो ये मेरा एक दौर है। तो ये सारा चीज़ें, राजनीति, ये सब चीज़ें तो ऊपर उन्होंने, पार्टी ने जो निर्णय लिया वो हम करते रहे। लेकिन मैंने कहा कि मैं जब आया, प्रवेश किया 82 तो मैं भाजपा में या राजनीति में नहीं था। 12-13 साल पूर्ण तरह मेरा कार्यकाल संघ विद्यार्थी परिषद का काम संगठन के रूप में, बाद में धीरे धीरे मालूम कि भाजपा में। तो ये एक सिलसिला एक जारी रहा। तो यहाँ से शुरुआत मेरी हुई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में MLC बना, तो फिर अलग से राज्य बन गया। तो वहाँ से जब हम आए तो पहला शिक्षा मंत्री बनने का मुझे उत्तराखंड में अवसर मिला, तो शिक्षा मंत्री रहा। उसके बाद धीरे धीरे एक चुना, तो फिर वो लड़ते रहे और फिर उसके बाद संगठन में भी, क्योंकि वो अनुभव था, तो पार्टी दायित्व जिम्मेदारियाँ देती रही, महामंत्री रहा, अन्य निभाते रहे। प्रदेश अध्यक्ष का भी इससे पूर्व में मैंने उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभाया। और उसके बाद जब उससे अलग हुआ तो फिर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम में राष्ट्रीय सचिव बनने का मुझे अवसर मिला। और अभी सांसद आपके सामने हूँ, तो सांसद का टिकट मिला, उन्होंने आदेश हुआ, क्योंकि मैं तो हिमाचल का प्रभारी था, मुझे मालूम ही नहीं था। तो एकाएक पता चला, मैं तो वहाँ था, तब तक चुनाव हो गया वहाँ भी, कि आपको चुनाव लड़ना है। तो फिर चुनाव लड़े तो आपके बीच में आ गए। तो माननीय मोदी जी का जो वर्कर कार्य है और अमित शाह जी का जो नेटवर्क, उसके कारण जो जीत मिली वो आपके बीच में। रावत जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि चंद नेता ही ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो और दिलों में समाये हो, दिमाग में बसे हो। ऐसे ही एक छवि थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनकी कुछ यादें आज आपके जहन में हैं जब भी आप बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक जो सफर है वो अटल जी के साथ शुरू हुआ। मैंने कहा ना कि मैं राजनीतिक पार्टी से बड़ा दूर था, मालूम ही नहीं था राजनीति, क्योंकि विद्यार्थी जीवन था, यौवन अवस्था थी, सारा काम करता था। तो मैं संघ का स्वयं से प्रचार के नाते, लेकिन उस समय अटल जी 85 में जब हार गए 2 सांसद बाद, तो श्रीनगर, गोपेश्वरपुर पहाड़, वो मौका मुझे मिला उनका सेवा करने का। और प्रचार प्रसार सारा अपने आप को करना पड़ा, क्योंकि भाजपा नाम की होती नहीं थी उस समय, कम, बहुत कम लोग टिकट लेने के लिए पीछे भागते थे, सब तो लाइन रहती। तो उस समय मैंने तो परोसने का निकटता सारा, तो मैंने कहा ना, कोदा ट्रेन बिठाया, सादगी 2 कंबल देकर उनको बिठाया, तो वो हमारे मन में गिरा कि ऐसा। बाद में तो कई बार दोहराए बैठक किया उनके साथ में, फिर वो उसके बाद 86 में भी, 96 में भी आई। तो वो जो मिला तो वो, और फिर उसके बाद तो जब आए तो उत्तराखंड बना, तो फिर मुझे यहाँ जो प्रधान थे वहाँ भी रेस कोर्स बैठने का, उनका सारा हाउस भी देखने, सभी चीज़ें वहाँ। तो अटल जी की सरलता ना, एक सामान्य व्यक्ति भी, और जब चलता फिरता उससे सीधी बातचीत करना, और वो जो सादगी मैंने कहा, तो एक अपने आप में सबको भाती है। तो मैंने वो देखा, वो किया, तो सीधा सीधा कार्यकर्ताओं से संवाद ये उनका रहता था, और पूछना, और एक बार जब किसी से बातचीत देख लिया तो फिर उसको ध्यान में उनका रहता था। तो ये देखा है, तो बहुत निकलता है बहुत सारा। तो इस तरह का यात्रा जो उन्होंने, माना यदि वो चाहते उस समय तो बहुत कुछ उनके लिए, वही सुविधाएँ थी, वही होती, कमी नहीं थी, वही सुरक्षा, वही रक्षा, ये सब हमने जब देखा किया। तो और दूसरा, जब मैंने श्रीनगर में उनका हमने कार्यक्रम किया, सब कुछ हमको करना पड़ा, तो उस समय संचालन के लिए भी लोग नहीं मिलते थे हमारे पार्टी में, पार्टी बात, उत्तराखंड बात। एक BSc पार्ट 1 का छात्र है, तो और एक रिसर्च कर रहा हुआ, 2 लड़के, क्योंकि मैं काम कर रहे थे, उनसे मैंने संचालन, हम लोगों ने संचालन कराया। अब आज तो मारामारी होती है, लड़ाई छोटे से भी नहीं तक हुई। तो वो BSc पार्ट 1 का लड़का, और आज भी वो फोटो मेरे पास है, ऐसा मतलब उनका। तो उस समय अटल जी का तो बड़े नीचे तक उनका
जमीनी हकीकत से जमीनी तो उस नाते तो वो वहाँ से सीख मिली, तो हम भी नीचे जमीन से जुड़कर सब लोगों को इस तरह का तो काम करने का, तो ऐसे मैंने भाजपा में। मेरा एक मानना है कि इस पलायन को रोकने के लिए हमें एक कोई नीति पॉलिसी बनानी चाहिए, और मैंने ये हाउस के अंदर भी ये विषय। सर, आपको नहीं लगता कि नीतियाँ एक एसी रूम में बैठकर बनाई जाती है या हम कहीं ऐसी जगह बनाते हैं वो जमीनी हकीकत से दूर होती है? क्योंकि आप जैसे उत्तराखंड के जमीनी हकीकत के बारे में अभी बात कर रहे थे कि कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो आपको वहाँ की जमीनी हकीकत के बारे में आपको पता है। अगर शिक्षा नहीं है तो सर शिक्षा के लिए क्यों आदमी वहाँ बाहर जा रहा है? वहाँ पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय क्यों नहीं है? वो स्तर क्यों नहीं आ पा रहा है जो अन्य जगहों का स्तर है शिक्षा के माध्यम में? आपने ठीक कहा। देखिए, वास्तव में क्या है कि ब्यूरोक्रेट जो अपने को बैठ करके एक मैप लेकर के सारी चीज़ें तैयार कर लेती है, माना कि एक जैसा बनाती है, कहती है चांदनी चौक में जो बजट बिल्डिंग के लिए तो वही बजट वहाँ भी है, जो साधन तो सबको एक जैसा ये, जबकि यदि पहाड़ में जाएं कहीं भी एक स्थान पे तो उसका ढुलान, उसका रेत बल से लेकर के सरिया से लेकर के अन्य मटेरियल से लेकर के वो उसमें आधे से ज़्यादा तो भाड़ा में चला जाता है, और यहाँ इतने में यहाँ वो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी कहीं। ये भी एक कारण कि उस पर उस आधार पे भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए और वहाँ के हिसाब से नीति योजना पॉलिसी बननी चाहिए, ये भी एक। लेकिन मैं यदि ये कहूँ आपसे कि पहले के दौर के बजाय आज का जो मोदी जी का दौर आया, मोदी जी के दौर पे विकास तेजी से बढ़ा है, और मोदी जी ने उस समय स्पष्ट कहा भी कि अटल जी ने उत्तराखंड का निर्माण किया और इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास मैं करूँगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रपति अमित शाह जी ने भी स्वयं ये सारा मोदी जी की वहाँ, और उसके कारण वहाँ ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे रोड, रेल का ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जाना, तेजी से काम होना, और ये सौभाग्य मुझे है कि मेरी ही लोकसभा में यह है, ऋषिकेश से शुरू हो जाता आगे जहाँ से ट्रेन शुरू होगी वो मेरे, तो ये मुझे और मेरे दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी, इधर की तरफ वो देख रहे हैं, अच्छा उधर चले जाए, अच्छा इधर मोड़े, जहाँ मोड़े वो मेरी लोकसभा हो रहा है, इधर का उधर कर्णप्रयाग। तो मोदी जी का जो फोकस जिस तरह का, तो तेजी से सड़कें बनी, सब कुछ हुआ, जाल बिछा, लेकिन उसके बाद भी डेवलपमेंट बहुत हो रहा, बहुत तेजी से हो रहा। तो आज पूरा देश का यदि जो जाता है तीर्थाटन करने, पर्यटन करने, तो वो याद करता है कि वास्तव में ऐसा कभी हमने देखा नहीं। लेकिन थोड़ा रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा ठीक करना, प्रदेश सरकार ने उस पर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने प्रयास एक पॉलिसी भी कि कैसे हम इसको करें। पहाड़ में पहली बार डॉक्टरों को उतारने का काम किया, शिक्षा में उन्होंने थोड़ा मूलचूल परिवर्तन करने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ नहीं है, इतना वर्षों वर्ष तंत्र खराब है तो उसको ठीक करना समय लगता है। लेकिन उसमें तो मैंने एक विषय रखा कि हर ब्लॉक में सेंट्रल स्कूल खुलना चाहिए, यहाँ भी कहा शिक्षा का कैसे मॉडल जो अन्य हो तो वहाँ ब्लॉकों में रेजिडेंशियल इस तरह का जो भी है ये करे, और शिक्षा स्वास्थ्य तो सरकार कर रही है तेजी से, बहुत सारी योजनाएं। तो मैं कहता हूँ डेवलपमेंट तो तेजी से बढ़ा हमारे यहाँ, वो मोदी जी भी कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रोजगार के साधन, क्योंकि वहाँ पर छोटे उद्यम लग जाएँ, छोटे उद्योग लग जाएँ, और ये जानवर में कोई नीति पॉलिसी बन जाए इस तरह का, उसको कैसे करके रोकना, तो लोग लौटेंगे, जाएंगे। तो प्रयास भी कर रहे हैं, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। एक अगला पर्यटन तीर्थाटन, उत्तराखंड यदि कहीं जाना जाए तो तीर्थाटन पर्यटन के नाम से देवभूमि उत्तराखंड। हाँ, तो उत्तराखंड एक पूरे भारत के अंदर नहीं, दुनिया के देवभूमि के नाम से जाना जा रहा है। वहाँ देवभूमि के नाम पे कहीं भी चले जाओ तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस प्रकार का है, सिद्ध है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब है, तो आपका सारे धाम, नानक मत्ता है, तो जितने सब धर्मों के धर्म वहाँ पे है, तभी वो देवभूमि है। ऐसा नहीं कि कोई एक समुदाय का, तो हर स्तर हर वहाँ है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो देश के नक्शे में भी देवभूमि के नाम से तीर्थाटन पर्यटन दोनों, आने वाला समय हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे और देना भी चाहिए, देंगे। यही हमारा ऊर्जा का स्रोत है, अर्निंग का स्रोत होगा,
और दुनिया के नक्शे में उत्तराखंड आएगा। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, मॉरिशस की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड तो वहाँ के लोगों ने तराशा है, बनाया है, प्रकृति ने उस तरह दिया नहीं। हमको ऑलरेडी प्रकृति ने ऐसी भूमि दी है जिसमें ऑलरेडी सब कुछ शुमार है। शुमार सर मैं वही कह रही हूँ कि कश्मीर लोग क्यों जाते हैं, उत्तराखंड के पर्यटन को इतना भी पीछे क्यों मतलब कहेंगे, जिस तरीके से उसको आगे होना चाहिए था, हर जुबान पे उत्तराखंड का नाम होना चाहिए। अरे देखिए, वास्तव में ठीक आपने विषय। अभी मैं यदि कहूँ तो जो यात्री, जो पर्यटक यात्री ज़्यादा है, पर्यटक बेरूम में भी खूब बड़ा। पिछले 6 महीने की यात्रा जो चलती थी, जितना आदमी 6 महीने में आता था, आज वो 3 या 4 महीने में उससे ज़्यादा आ गया। लाखों की संख्या, लोगों का आकर्षण हुआ। और कुछ तो विशेषकर मोदी जी की कृपा है साहब। मोदी जी 5 बार उत्तराखंड की धरती पे उतना एक प्रधानमंत्री कभी सोच सकते। लोग मंत्री को मिलने के लिए तरसते थे कि मंत्री देखें, पहले तो कभी सबका साथ सबका विकास और नारा तो कभी तरसते थे। और मोदी जी ने जिस तरह का एक स्वयं व्यवस्था कि सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, एक और श्लोक, तो वो जो दिखा, तो पहाड़ आज उन्होंने उज्ज्वला के नाम से, सोलर ऊर्जा के नाम से, आपका शौचालय के नाम से, सबसे बड़ी योजना 5 लाख आयुष्मान, जो भारत आयुष्मान और प्रदेश सरकार ने अटल आयुष्मान रखा, उससे लोगों को, तो लोगों के मनों में लगा कि वास्तव में मोदी इस देश को आगे बढ़ा सकता है और कुछ कर सकते हैं। तो एक मिशन के रूप में, और उसी परिणाम रहा कि इतने वोट परसेंटेज थे, मैंडेट लेकर के हम लोग जीत के आते हैं। तो ये तो विकास कम नहीं हुआ है, आम जनता का भी हुआ, उत्तराखंड में। और केदारनाथ की धरती में मोदी का 2 बार 3 बार मोदी जी का जाना, तो वो पर्यटकों का देश नहीं दुनिया के लोग दौड़ने लगे। गुफा एक ऐसी वर्ल्ड फेमस हो गया। तो वो कृपा मोदी जी की भी विशेष कृपा उत्तराखंड। लेकिन वो जो उन्होंने प्रचार प्रसार तो कर दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसको संवारना और उसको कैसे हम लोग डेवलप करें, बड़ा, ये तो हम ही को करना पड़ेगा। अभी तो मोदी ने तो एक रास्ता दिया, सारा कुछ दे दिया, बजट दिया, फंडिंग दिया, लेकिन कैसे, तो उस और हम लोग आगे विचार सरकार उत्तराखंड को तराशने की जरूरत है सर, ये श्योर अभी और जरूरत है। प्रयास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रदेश सरकार करे, लेकिन अभी और उसको करने की जरूरत होगी, समय लगेगा तो करने। सर उत्तराखंड की कौन सी नीतियां हैं जो अभी आने वाले दिनों में लोगों को अपनी ओर खींचेंगी, पर्यटक की बात करें या शिक्षा की दिशा पे बात करें? देखिए, मैं यदि कहूँ तो विशेषकर तो पर्यटक ही वहाँ का आने वाले समय में एक अर्निंग का भी और रिसोर्स जो मैंने बताया, और पूरे देश के नक्शे में आने वाला है। और मैंने कहा कि वहाँ केवल पर्यटक तीर्थाटन बहुत जो है, तो तीर्थाटन पर्यटन देवभूमि, ये लोगों का एक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन उनको किस तरह सुविधा हम मुहैया करा सकें, वो एक करने की जरूरत होगी, करना पड़ेगा। वहाँ आज होटल जो है, होटलों तो की बहुत कमी देखी गई। अच्छा सर, ये मैं यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है सर, अगर हम नैनीताल की बात करें या रानीखेत की बात करें, पर्यटक है, हाँ वहाँ पर जाता है, तो उत्तराखंड में ऐसी कई जगह हैं जो सर जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, हम उनकी तरफ क्यों नहीं फोकस करते? देखिए, बहुत स्थान है हमारे पास, जहाँ जाएंगे वहीं आपको कुछ न कुछ पर्यटन के रूप में दिखेगा और लोगों का मोह। और मैं यदि कहूँ तो आज मैंने तो यहाँ हाउस में भी कहा है कि यह स्थान हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आपका यदि पर्यटन की बात करूँ, अभी तक केवल नैनीताल, मसूरी 2 जानते थे इस तरह, लेकिन आज आपका बहुत कौशानी अपने में, जहाँ सुमित्रा है ना, उसने महादेवी को किया, और इतना ही नहीं तो चौकड़ी हमारे पास है। तो अभी आप जब जाएंगे तो बागेश्वर की तरफ एक पड़ता है, तो चौकड़ी बहुत बड़ा अपने आप में एक अच्छा पर्यटक का, जहाँ से सीधा सुबह का सूर्य है ना, कहते हैं हिमालय अपने आप में, तो वो है। अच्छा, बहुत स्थान है, आपका मुनस्यारी है अपने आप में, मुनस्यारी अपने मैं कह सकता हूँ पूरा हिमालय का दर्शन सीधा करना तो आप मुनस्यारी जाइए। इधर आपका
कद्दू खाल है, धनोल्टी है, आपका चोपता है। आप जब केदारनाथ जाएंगे और फिर उधर से बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे, तुंगनाथ के पास चोपता है, जहाँ बुग्याल पूरी तरह से आपका, तो वहाँ जब जाएंगे तो पूरा आपको ले लगा। आप जोशीमठ जो जाएंगे तो नीति की तरह यदि सरकार ने हमको जाने का परमिशन दिया आर्मी ने, तो जो लेह लद्दाख और वैली दिखती है वो वहाँ दिखेगा आपको, पूरा मनाली से आगे जाते हुए जमीन, तो वो यहाँ दिखने को मिलेगा। तो बहुत स्थान हमारे पास हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वो मानचित्र में धीरे धीरे हैं, लेकिन उनको लाने का क्योंकि सर लोगों के बीच में पॉपुलर करना है। बहुत 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 सर नारी शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, नारियों की दशा के ऊपर बात करते हैं। सर अभी उत्तराखंड बहुत पीछे है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे ये पलायन से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि पुरुष चले गए हैं बाहर, औरतें खेती बाड़ी कर रही हैं, औरतें बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनके बुजुर्ग घर पे हैं उनको देख रही। तो नारी उत्थान की तरफ क्या सरकार का दृष्टिकोण रहेगा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा भी सरकार की तरफ से दिया गया। देखिए, नारी की यदि बात करें तो नारी बिना तो समाज नहीं है, नारी बिना कोई परिवार नहीं है, तो वो तो हमारा सर्वश्रेष्ठ है। और माननीय मोदी जी ने उस पर फोकस किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा। तो उस और प्रधानमंत्री कन्याधन योजना, बहुत सारे उनके लिए चीज़ें, यही नहीं तो महिला समूह पे उन्होंने इस समय हाउस में विशेष ध्यान दिया है। महिला समूह बना करके जो भी काम, जो भी इस तरह का, और वास्तव में महिलाओं ने बहुत सारे आंदोलन भी किए, बहुत सारे इस तरह के। तो सर आप भी उन आंदोलन से जुड़े रहे हैं, हमने पढ़ा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपके बारे में मिली। बहुत शुरू से मैंने कहा कि आंदोलन एक हो रहा है, तो उस समय इस तरह का सभी मन में रहता था कि देश के प्रति, प्रदेश के प्रति सारी चीज़ें, तो वो जरूर महिलाओं का। तो कुल मिला के मैं यदि उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड आज भी महिलाएं साक्षरता में कहीं पीछे नहीं है। और पहले तो पूरा उत्तराखंड ही साक्षरता में, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो यही माननीय अडवाणी गृह मंत्री के यहाँ शिक्षा मंत्री आते देश के, मुझे मौका मिला, तो उस समय तीसरा नंबर उत्तराखंड का साक्षरता में था, केरला नंबर 1, एक कोई और राज्य था। तो ये तब पहचान बनी जब उत्तर प्रदेश से अलग हो गए। उत्तर प्रदेश से अलग नहीं होते तो तब तो ये था कि किसी को सजा देनी है तो धारचूला भेज दो, उत्तरकाशी भेज दो, इतनी पहचान होती थी। उत्तराखंड बनने से कम ये हुआ कि उसकी एक पहचान बननी शुरू हो गई। और जो मैंने कहा टॉप मोस्ट जो भी इस तरह के अधिकारी हैं, सारी चीज़ें हैं या जो भी कुछ है, और भी सांस्कृतिक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कहीं पीछे नहीं है उत्तराखंड। आज भी तो आता है नंबर पे, तो कहीं पहला आएगा, नहीं तो दूसरा तो आएगा, ये है। लेकिन ये महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी अदाई भूमिका है। वो घर में है जब नौकरी भी नहीं है उनके पास, लेकिन उनके लिए वास्तव में आज जिस तरह का कष्ट महिलाओं ने भोगा है, विशेषकर उत्तर कि उनके बिना परिवार नहीं चलता। सुबह गाय का दोहन करने से लेकर के, फिर घास और लकड़ी लाने से लेकर जंगलों में जाना, और फिर चूल्हा लकड़ी से जलाना, धुएं खाना, ये सारी बीमारी जो इस तरह का, ये सब चीज़ें रहा। तो कुल मिलाकर के महिला पे ही आधारित रहा है। तो पुरुष प्रधान कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड पहाड़ में विशेषकर तो महिलाओं के ऊपर सारा टिका रहा। बाकी तो पुरुष सर्विस पे चला गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ तो वही सब कुछ रहा, तो देख रहे। लेकिन उसमें आज कमी आई है, वो सब चीज़ें कष्ट से मुक्ति मिली है। आज मोदी जी की कृपा है कि हर घर में चूल्हा हो गया उज्ज्वला के नाम। 4.5 लाख के लगभग उत्तराखंड के अंदर भी चूल्हे, इसका मतलब इतने घरों में चूल्हा नहीं था, गैस नहीं थी। अब बीमारी नहीं, खुशहाली है, खुशहाली घर में आई, क्योंकि धुएं से मुक्ति हुई है। तो एक तो वो है, वो कष्ट दूर हुआ, और दूसरा कि आपका मनरेगा है, अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चल रही हैं, उन योजनाओं को भी वो लाभ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। महिला समूह के रूप में कोई भी इस प्रकार का काम, तो उनको पंचायत महिलाओं को इस तरह का। सर पानी की भी बहुत समस्या उन औरतों के लिए, क्योंकि दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँवों में देखो कितने कोसों दूर जाती है, मटके में पानी भर के लाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये आपने ठीक कहा कि पानी, लेकिन मैं यदि ये कहूँ कि आने वाला समय तो पूरा देश ने विश्व के अंदर ही पानी का किल्लत होने वाला है, और इसके लिए अलग से मंत्रालय मोदी जी ने बनाया भी है,
और कहा कि 22 तक हर घर को नल जल दे देंगे और बजट उसके लिए अलग। ये मोदी जी पहले ही सोच लेते हैं, जिस चीज़ के बारे में लगता है कि आने वाला समय एक कष्ट होगा तो उसके लिए पहले ही फोकस कर लेते हैं, ये किया है। और उत्तराखंड को भी उन्होंने विशेष करके लिया कि उसको पहली प्राथमिकता बजट फंडिंग बना। पहाड़ का अलग, आज जब मैदान में मैं देखता हूँ हरियाणा जैसे जहाँ 150 फुट पे पानी निकलता था, आज वो 500 फीट 1000 फुट पे पानी निकल रहा है, यानी ग्रोथ नीचे चला गया है। पर बारिश बेमौसमी हो रही है। अब देखिए ना इस बार कितनी बारिश हुई, जब होनी चाहिए तब नहीं हुई, जब नहीं होना तब हो रही है। पूरा क्लाइमेट चेंज है। ग्लेशियर कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जब बारिश जब इस तरह तो ग्लेशियर का जिससे पानी निकलना है। पहाड़ में विशेष करके पहाड़ में तो नाले खाले वो समाप्त हो गए, डाइवर्ट हो गए, स्रोत सूख गए। गांव चोटी पर है तो पानी नीचे आ गया, तो स्वाभाविक फिर पानी नीचे से ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, कैसे होगा? पहले स्रोतों के द्वारा पानी आता था, तो गांव नीचे होता तो ऊपर से पानी और उसको नल उल के द्वारा जो है, आज वो पानी डाइवर्ट हो गया नीचे चल। जब यहीं धरती सूख गई तो वो तो पहाड़ का तो उसके पीछे खनन माफिया का भी पेड़ों का ये सब, लेकिन ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आज खनन माफिया जो भी है वो नीचे नदी तक पानी वहाँ तक है। अब वो चीज़ नहीं रही। अब तो जल कटा जो आपका वन का वो था वो भी बंद हो गया कटना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। और आज 65% 70% वन आच्छादित है उत्तराखंड के अंदर अधिकतर जो है, तो उसके कारण तो कई जगह सड़कें भी रुकी, कई जगह वो भी हो रहा पड़ा, तो उसमें कमी नहीं है। लेकिन पानी का जो मैंने स्रोत हो गया, अब उसका वहाँ एक ही हुआ है कि वहाँ छोटे छोटे नलकूप आदि और ट्यूबवेल तो लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे आपके पंपिंग योजनाएं वो उस और हम ध्यान जा रहा है तो वो करेंगे तो निश्चित फिर पानी ऊपर टॉप में इस तरह पहुँचेगा। लेकिन ये जरूर है कि पानी सूखा है, नदियाँ डाइवर्ट हो गए हैं, पानी नीचे चला गया, उसी कारण थोड़ा दिक्कतें करने बड़ी हैं, लेकिन फिर भी उससे उभरने का काम करेंगे। जिस तरह मोदी जी ने एक व्यवस्था दी है और उसको एक जन आंदोलन के रूप में पूरा दिया है कि इसको जन आंदोलन के रूप में लेना, जैसे स्वतंत्रता को लिया, तो निश्चित है कि इस ओर हम आगे बढ़ेंगे और उससे भी निजात पाने का काम करेंगे। सर सड़कों की बात करते हैं, गांव बहुत ऊपर है, लोगों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल सड़कों को लेकर भी, क्योंकि सर बेसिक जो समस्या है वो बात आज हम आपसे कर रहे हैं। सड़कों के बारे में कहते हैं, क्योंकि लोगों को कई मील कई कोसों ऊपर जाना पड़ता है, बहुत परेशान। ऐसा इसे ही है, पहले तो बहुत कठिनाइयाँ थी, कई किलोमीटर पढ़ने को भी जाना पड़ता था और बाकी सामग्री तो रही अलग, कई जगह दूर बाजार होते थे बहुत सारे इस तरह का, तो लोग कई पहले जो पढ़ने वालों को पूछे तो जो बड़े शीर्षक क्षेत्र उनको पूछा है, तो पहले तो एक महीने का आटा चावल बोरा बोलते थे उसको लेकर के आ जाते थे, फिर जाते थे, ऐसा भी रहता था। बहुत कम एजुकेशन आदि दूर दराज होती थी, तो ये रहता था, तो पैदल आना हुआ ना। मैं यदि पुराना इतिहास कहूँ तो पहले तो सड़कें थी नहीं, पहाड़ में कहाँ था। तो आपका यदि इधर जाना है अल्मोड़ा चौखटे की तरफ तो रामनगर आपका, इधर पहाड़ की तरफ तो रामनगर आपका एक अड्डा था, उधर जाना तो टनकपुर अड्डा था पिथौरागढ़। इधर आएंगे आप तो ऋषिकेश में एक मंडी होती, मंडी कहते थे इनको, स्टॉपेज। और जब इधर जाने की जौनसा की तरफ तो फिर विकास नगर होता था। इसके बाद बहुत कम तो लोग आते थे, महीनों का अपना लेके जाते थे। वो कष्ट हमने देखा भी नहीं, हमारे बाप दादों ने देखा होगा। आप यदि कहाँ हमने बच्चों को आज देख रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि ये भी कभी रहा होगा। आज का रोडें सड़कें इतनी चली गई है, जैसे मैंने गडकरी जी ने रोडों का ऐसा जाल बिछा दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेष जो मैंने कृपा रही कि कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। एक दिन जब मंचों से घोषणा करने लगे कि ये भी एनएच, ये भी एनएच, ये भी एनएच, मैंने कहा वैसा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लिए निर्माण निगम के लिए तो छोड़ दो पीडब्ल्यू, आप सारी रोड नेशनल हाईवे आपका ऑल वेदर रोड, भारतमाला, ये सारा भारतमाला रोड आपका, तो इधर से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के आगे आप श्रीनगर उधर जाए नारायणगढ़ तराली बागेश्वर और उधर से लेकर के धारचूला पूरा बॉर्डर रोड होना चाहिए, ये सारा पार्ट है। उधर माना तक सारा आपको ऐसी सड़क ऑल वेदर रोड पूरा, इधर जब जाएंगे टनकपुर से पिथौरागढ़ से आगे धारचूला आप देखेंगे ऐसी सड़क कि लगेगा नहीं आपको, अरे ऋषिकेश से लेकर ऊपर बढ़े तो लगेगा कि नहीं वास्तव में मैदान में या आने वाले समय में पहाड़ में है। 4 लेन जैसी सड़कें बन रही हैं, इतना तेजी से सड़कें। हाँ, लेकिन जो अंदर की रोडें हैं, जो आप जिसकी ध्यान दे रहे हैं,
वो कनेक्टिविटी सर, एक गांव से एक दूसरे गांव, तो वो अभी उसमें जरूर थोड़ा बहुत करने की जरूरत है, वो अभी बहुत रह गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत एरिया सड़कों से जुड़ गया है। अब यही आने वाले समय में ये होगा कि गांव से गांव को जोड़ना, ये सारा ये रहेगा, धीरे धीरे इसको करेंगे। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि सड़कें बहुत हम लोग की है, लेकिन अभी भी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अपने 018 क्या है हमारे यहाँ चलता है, लेकिन जहाँ सड़क नहीं तो कैसे करेंगे, बीमारी होगी तो कैसे जाएगा हमारे पेशेंट। आज भी बहुत जगह पेशेंटों को आपका पालकी में लाना पड़ता है, डोली टाइप यूज होता है, आज भी बहुत जगह ऐसा है। तो धीरे धीरे इस ओर बढ़ेंगे, निश्चित है कि इस ओर ध्यान जाएगा, सरकार प्रयास करते हैं। सर स्कूलों की बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च स्तरीय जो विद्यालय हैं जहाँ से 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, सर टीचर्स की बहुत कमी है। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं 5th में कि कई कई बच्चों में 1 या 2 या तो प्रिंसिपल है वही टीचर है। सर इस कमी को, क्योंकि अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर शिक्षा सही है तो अपने आप प्रगति हो स्वाभाविक है। देखते शिक्षा तो हमारा मूल आधार है, और वो भी बेसिक शिक्षा, बुनियाद ठीक रहेगी तो ऊपर पूरा छत ठीक रहेगा। तो वो थोड़ा बहुत उसमें कमी है, जो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि 2 बच्चे 3 बच्चे शायद आपने इस पे शायद देखा किया है सर, काफी बच्चों में 1 या 2 टीचरें हैं, तो आपके उससे लगता है कि आपने कुछ गए होंगे, नहीं है आज कुछ जगह इस तरह की है। तो निश्चित है कि उस पर ध्यान देने की हमें जरूरत होगी। आज सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि जहाँ 1 से 10 के नीचे हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए। स्वाभाविक आप उतने में तो एक विद्यालय अवश्य बनाएंगे तो उसमें टीचर कम खर्चे में वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ये है अभाव इस तरह का, तो उसको एक तो ठीक करने की जरूरत होगी कि ऐसे विद्यालय में। दूसरी बात है कि टीचर जहाँ अधिकतम छात्र हैं वहाँ टीचरों को पूरी तरह उस मानक के आधार पर, विषय के आधार पर देने की बात जो भी है, तो ये धीरे धीरे सरकार कर रही है, और सरकार अन्य सोर्सेज से भी कर रही है। जैसे आपका हमने शिक्षा मित्र दिए थे, शिक्षा आचार्य दिए थे, उसी आधार पे गेस्ट टीचर के नाम पे, इस तरह अलग व्यवस्था के नाम पे भी वो कर रहे हैं, धीरे धीरे इस वक्त बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि आपने जो कहा कि इस तरह का थोड़ा सा कमियां हैं, निश्चित है उस ओर ध्यान है, और उसमें कैसे उसको सुधार किया जाए उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ना भी चाहिए। मैंने तो ये कहा कि कई जगह हम आवासीय विद्यालय ब्लॉकों पे आदि पे इस तरह के कई क्षेत्रीय स्तर पर खोलें तो ज़्यादा बल्कि कम खर्चे में वो चल जाएगा। जितना हम 2-3 बच्चों पर 2-3 टीचरों पे खर्च करते हैं उतना वो उससे भी कम उसमें होगा। तो ये इस तरह की भी व्यवस्था पॉलिसी हम लोग देख रहे हैं। देखिए सरकार लाए, सरकार के ध्यान में तो करें। रावत जी का सपनों का उत्तराखंड कैसा होगा और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए उत्तराखंड जिस तरह देवभूमि और तीर्थाटन पर्यटन के नाम से जानी जाती है, वो देवभूमि रहे, कलंकित ना हो, और पर्यटन और तीर्थाटन इसको हम बढ़ावा देंगे और इस ओर बढ़ेंगे, और इसको नौजवान के लिए वहाँ उद्यम खुले, उद्योग खुले, और नौजवान वहाँ टिके, और उसको मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय उसकी मानसिकता उत्तराखंड के प्रति और पुनः फिर अपने घर की तरफ ये ध्यान उसका हो। इस तरह हम उसको मॉडल एक और आगे करना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे। ये मेरी प्रदेश सरकार उस ओर लगी है, कर रही है, और माननीय मोदी जी का तो विशेष कृपा दृष्टि जिस तरह उत्तराखंड पे है, इसको कोई भूल नहीं सकता। आज भी मोदी लोगों के दिलों में बसे हैं और बस गए। हमारे साथ थे उत्तराखंड बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिन्होंने अपने सपनों के उत्तराखंड के बारे में बताया, और साथ ही बताया कि सरकार किस तरीके से उत्तराखंड को फोकस किए हुए हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। आने वाले टाइम पे, आने वाले समय पर जो उत्तराखंड को हम देखेंगे, एक संपूर्ण उत्तराखंड आपको दिखेगा, और उत्तराखंड के प्रति जो आकर्षण लोगों के मनों में है, वो युवा पीढ़ी उस उत्तराखंड को अपनाकर वहां पे बसेगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज़ 18 के साथ। नमस्कार।